एविएशन सिक्योरिटी अवेयरनेस कोर्स के छठे भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम सीखेंगे कि हमें बम की धमकी मिलने पर क्या करना होता है, बम की धमकी की गंभीरता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है और उसे कितने प्रकारों में बांटा जाता है, एक एयरपोर्ट पर बम की धमकी से निपटने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। ये सभी विषय इस मॉड्यूल की विषय वस्तु हैं। सबसे पहले हम बम की धमकी की औपचारिक परिभाषा को समझ लेते हैं। ऐसे किसी भी संदेश को, चाहे उस संदेश को देने वाला अपना नाम बताए या न बताए, चाहे ये संदेश झूठा हो या सच्चा हो, जो कि ये सुझाव देता हो या जिसका ये अर्थ निकाला जा सके कि किसी हवाई जहाज की सुरक्षा, चाहे वो हवा में हो या जमीन पर हो, या किसी एयरपोर्ट की सुरक्षा या नागरिक विमानन की किसी भी सुविधा की सुरक्षा या किसी व्यक्ति की सुरक्षा को किसी विस्फोटक या कोई अन्य वस्तु या कोई अन्य युक्ति से खतरा है, हम बम की धमकी कहेंगे। अब हम देखेंगे कि बम की धमकी किस किस वस्तु, सुविधा या स्थान के बारे में हो सकती है। ये बम की धमकी किसी हवाई जहाज के बारे में हो सकती है। ये हवाई जहाज हवा में भी हो सकता है और जमीन पर भी, क्योंकि ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो कि सिक्योरिटी विभाग में काम नहीं करते हैं। अतः हम इस मॉड्यूल में उड़ान भरते हुए हवाई जहाज को मिली धमकी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल उसी स्थिति की चर्चा करेंगे जब हवाई जहाज भूमि पर खड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त ये धमकी हवाई अड्डे के किसी इंस्टॉलेशन के विषय में हो सकती है, या फिर किसी नेविगेशनल एड के विषय में हो सकती है, या हवाई अड्डे के बिल्कुल नज़दीक के किसी इमारत या फैसिलिटी के बारे में हो सकती है, या फिर ये धमकी किसी हवाई जहाज से भेजे जाने वाले किसी कार्गो के बारे में हो सकती है, या फिर किसी कार्गो इंस्टॉलेशन के बारे में हो सकती है। अब हम एक नज़र डालते हैं कि ये बम की धमकी कौन कौन दे सकता है। ये धमकी देने वाला सचमुच में बम विस्फोट करने वाला व्यक्ति हो सकता है, जो कि हवाई जहाज या हवाई अड्डे को वास्तव में नुकसान पहुंचाना चाहता है, या फिर ये कोई ब्लैकमेलर हो सकता है जो कि धमकी देकर अपनी मांगें मनवाना चाहता है। उसका उद्देश्य सचमुच में बम विस्फोट करना नहीं है। ये ऐसा कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो कि इस बार केवल आपका सिस्टम टेस्ट करना चाहता है कि आप बम की धमकी मिलने पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं, या बम की धमकी से निपटने की आपकी तैयारी कैसी है, ताकि वो अगली बार ठीक से अपना प्लान बना सके। बम की सूचना देने वाला व्यक्ति वास्तव में आपका कोई मददगार भी हो सकता है, जिसे किसी भी तरह से ये जानकारी मिली है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई बम प्लांट किया है और वो आपको सूचना देकर आपको बम विस्फोट से बचाना चाहता है। बम की धमकी देने वाला व्यक्ति हवाई अड्डे का कोई वर्तमान या भूतपूर्व कर्मचारी या कर्मचारी का कोई सहयोगी भी हो सकता है, जो कि किसी अन्य कर्मचारी या अधिकारी से अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए बम की धमकी दे रहा है। ये कोई देर से आने वाला हवाई यात्री भी हो सकता है, जो कि चाहता है कि बम की धमकी से उसकी फ्लाइट लेट हो जाए और वो उस फ्लाइट को पकड़ सके। शराब या ड्रग्स के नशे में भी लोग ऐसी धमकी दे सकते हैं, और मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति भी ऐसी धमकी दे सकते हैं। कई बार बच्चे भी इसकी गंभीरता को ना समझ पाने के कारण ऐसे अपराध कर बैठते हैं। किसी बम की धमकी से निपटने के कुल 4 चरण होते हैं। सबसे पहला, बम की धमकी का प्राप्त होना। दूसरा, बम की धमकी को रिपोर्ट करना। तीसरा, बम की धमकी का मूल्यांकन करना। और चौथा, उससे निपटने के लिए रक्षात्मक कदम उठाना। यूं तो बम की धमकी ईमेल से भी आ सकती है, फैक्स से भी और किसी पत्र द्वारा भी, लेकिन ज्यादातर ये धमकी टेलीफोन द्वारा दी जाती है। इसका कारण ये है कि टेलीफोन से दी गई धमकी ठीक उसी समय प्राप्त होती है जब वो दी जा रही है, अतः उसका एकदम तत्काल प्रभाव होता है, जबकि बाकी अन्य माध्यमों में धमकी देने में और प्राप्त करने के बीच में काफी समय का अंतर हो सकता है। ये धमकी हवाई अड्डे पर काम करने वाले किसी भी कर्मचारी को आ सकती है, या हवाई अड्डे से जुड़े लेकिन हवाई अड्डे से बाहर किसी कार्यालय में आ सकती है, जैसे किसी हवाई अड्डे से दूर स्थित एयरलाइंस के टिकट बुकिंग ऑफिस।
जो कोई भी व्यक्ति ऐसी टेलीफोन कॉल को प्राप्त करता है, उसे निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। 1. सबसे पहले बात करते हुए घबराएं नहीं और एकदम शांत रहें। 2. कॉल आने का सही समय नोट करें। 3. कॉल कहां से की जा रही है, ये पता करने की कोशिश करें। जरूरी हो तो अपने किसी साथी कर्मचारी को इशारों में ऐसा करने के लिए कहें। 4. धमकी देने वाले व्यक्ति के शब्दों को ज्यों का त्यों नोट करें। 5. और भी जो बातें जरूरी लगें उन्हें नोट करें। 6. कॉल को ज्यादा से ज्यादा लंबा खींचने की कोशिश करें। बम की धमकी देने वाले व्यक्ति से पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक निश्चित क्रम है, जो इस प्रकार है। 1. सबसे पहले उससे पूछें कि बम कहाँ लगाया गया है, अर्थात बम की जगह पता करने की कोशिश करें ताकि बम को ढूंढा जा सके। 2. उसके बाद उससे पूछें कि बम कब फटेगा, ताकि हम ये पता लगा सकें कि सुरक्षा के उपाय करने के लिए हमारे पास कितना समय बाकी है और उसी के अनुसार हम अपनी योजना बना सकें। 3. उसके बाद उससे पूछें कि बम देखने में कैसा दिखता है, ताकि हम बताए गए एरिया में बम को पहचान सकें। यहाँ पर एक बात विशेष रूप से समझने की है, वो ये है कि हमारी दिलचस्पी बम में ज्यादा होनी चाहिए, ना कि धमकी देने वाले में। बम की धमकी देने वाला भले ही बच जाए या भाग जाए, पर किसी भी कीमत पर बम नहीं फटना चाहिए, अन्यथा सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। यही कारण है कि हमारे पहले 3 प्रश्न बम के बारे में होने चाहिए, ना कि उस व्यक्ति के बारे में। यदि वो इतनी लंबी बात करता है और इन 3 प्रश्नों का उत्तर दे देता है, तब हम अगले 2 प्रश्न उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आप कौन हो और आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ताकि हम उसके उद्देश्यों या मांगों को ठीक से समझ सकें। इस प्रकार बम की धमकी को प्राप्त करने वाला व्यक्ति एक फॉर्म भरता है, जिसे बम थ्रेट रिपोर्ट फॉर्म कहते हैं। यदि धमकी प्राप्त करने वाला व्यक्ति पूर्णतया शिक्षित नहीं है, तब उसके सुपरवाइजर की मदद से ये फॉर्म भरा जा सकता है। बम थ्रेट रिपोर्ट फॉर्म इस प्रकार का होता है और इसमें कॉल विवरण भरा जाता है, जैसे कि कॉल करने वाला पुरुष था या स्त्री, कॉल करने वाला बच्चा या युवा, उसकी आवाज कैसी थी, वो गंभीर था या हंस रहा था, उसका उच्चारण कैसा था, क्या वो नशे में लग रहा था, क्या वो संदेश को पढ़कर बोल रहा था या बिना पढ़े बोल रहा था, क्या फोन लाइन में और कोई आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई और टोन या सिक्कों की आवाज, क्या उसके बैकग्राउंड में रेल की या हवाई जहाज की या मार्केट की या संगीत की या बात करने की या मशीनों की या ट्रैफिक की या टाइपिंग की कोई आवाज आ रही थी। कॉल रिसीव करने वाले का नाम और कॉल का समय भी इस फॉर्म में भरा जाता है। जिस किसी ने भी बम की धमकी का टेलीफोन प्राप्त किया है, उसका दायित्व है कि वो तत्काल बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी के समन्वयकर्ता अर्थात कोऑर्डिनेटर को इस बारे में बताएं, जो कि तत्काल बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी की मीटिंग बुलाएगा। बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी एक मान्यता प्राप्त सर्वोच्च कमेटी है, जो कि बम की धमकी की किसी भी कॉल का मूल्यांकन करने और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। ये कमेटी किसी भी अन्य बाहरी उच्च अधिकारी से कोई भी राय नहीं लेती। इसका कारण ये है कि बम की धमकी के मामले में सुरक्षा के कदम उठाने के लिए हमारे पास समय बहुत सीमित होता है, या हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पास कितना समय उपलब्ध है। अतः अन्य किसी भी उच्चाधिकारी से सलाह लिए बिना स्थानीय स्तर पर ही सारे निर्णय ले लिए जाते हैं। बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी के सदस्य इस प्रकार हैं। 1. विमानपत्तन निर्देशक अर्थात एयरपोर्ट डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर अर्थात समन्वयक। 2. मुख्य एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा एजेंसी के सदस्य। 3. संबंधित एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर या सिक्योरिटी मैनेजर, सदस्य। 4. एटीसी के वॉच सुपरवाइजरी ऑफिसर, सदस्य। 5. डीजीसीए के एयर वर्दीनेस ऑफिसर, सदस्य। 6. स्थानीय पुलिस के प्रतिनिधि,
सदस्य। 7. बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड के इंचार्ज सदस्य। 8. कस्टम और इमिग्रेशन के प्रतिनिधि सदस्य। बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमिटी की मीटिंग एक कंट्रोल रूम में आयोजित की जाती है और कंट्रोल रूम में ये सुविधाएं होना आवश्यक है। 1. फोन लाइंस जिनमें एसटीडी और आईएसडी फोन करने की सुविधा हो। 2. कोई भी ऐसा आदमी जिसकी वहां जरूरत नहीं आई वो उस जगह पर नहीं आना चाहिए, अर्थात कंट्रोल रूम में प्रवेश प्रतिबंधित होना चाहिए। 3. सभी प्रकार की ऑडियो विजुअल सुविधाएं वहां पर होनी चाहिए, जैसे लैपटॉप, स्पीकर सिस्टम, प्रोजेक्टर, टीवी आदि। बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी एक फॉर्म भरती है जिसे बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट फॉर्म कहते हैं। ये फॉर्म इस प्रकार का होता है। इस फोन के 2 भाग होते हैं, भाग ए और भाग बी। भाग ए में किस व्यक्ति ने कॉल रिसीव की, किस समय की, कॉल किस फोन नंबर से आई थी और बम की धमकी वाले व्यक्ति ने कौन से शब्द प्रयोग किए, ये सब जानकारी भरी जाती है। भाग बी में कुल 5 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में 2 भाग होते हैं, 1A और 2A। 1A में हवाई जहाज से संबंधित जानकारी भरी जाती है, जबकि 1B में किसी फैसिलिटी से संबंधित जानकारी भरी जाती है। भाग बी के दूसरे हिस्से में ये जानकारी भरी जाती है कि क्या बम की धमकी देने वाले के किसी विशिष्ट लक्ष्य की पहचान की गई है। भाग बी के तीसरे हिस्से में उस एयरपोर्ट के बारे में, किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में, स्थानीय परिस्थितियों के बारे में जानकारी होती है, अर्थात किसी पृष्ठभूमि का पता चलता है। इस तीसरे हिस्से की जानकारी के आधार पर धमकी को विशिष्ट अर्थात स्पेसिफिक, गैर विशिष्ट अर्थात नॉन स्पेसिफिक और झूठी अर्थात होक्स के रूप में बांटा जाता है। भाग बी के चौथे हिस्से में सुरक्षा उपायों की विश्वसनीयता के विषय में जानकारी होती है। भाग बी के 5वें भाग में ये जानकारी होती है कि ऐसी स्थिति में किस एजेंसी को क्या करना होता है। बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट फॉर्म के अंत में ये घोषणा की जाती है कि ये बम की धमकी किस श्रेणी में रखी गई है। इसकी मोटे तौर पर 2 ही श्रेणियां हैं। पहली है वास्तविक अर्थात जेन्युइन और दूसरी है झूठी अर्थात होक्स। वास्तविक श्रेणी को फिर से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है विशिष्ट अर्थात स्पेसिफिक और दूसरी है गैर विशिष्ट अर्थात नॉन स्पेसिफिक। विशिष्ट बम की धमकी का अर्थ है कि धमकी में किसी विशेष हवाई जहाज का फ्लाइट नंबर या फ्लाइट के स्रोत या गंतव्य की जानकारी या किसी विशेष फैसिलिटी या स्थान की जानकारी दी गई है, या धमकी देने वाले ने अपने या अपने संगठन की पहचान बताई हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसने बम रखने की जगह बताई हो। इन सभी स्थितियों में इसे बेहद गंभीर माना जाता है। इसी कारण इसे विशिष्ट धमकी या फिर लाल रेड धमकी भी कहते हैं। गैर विशिष्ट धमकी का अर्थ है धमकी के फलस्वरूप हम किसी एक लक्ष्य की पहचान नहीं कर सकते। इस धमकी में ना ही फ्लाइट नंबर बताया गया है, ना ही फ्लाइट का स्रोत या गंतव्य बताया गया है, ना ही किसी एयरलाइंस का नाम है, ना ही कोई तिथि या समय है, ना ही बम की जगह बताई गई है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लक्ष्यों में से कोई इसके निशाने पर हो सकता है। अतः इस धमकी को गैर विशिष्ट मानते हैं और इसे थोड़ा कम गंभीर माना जाता है, और इसी कारण इसे पीली भूरी एम्बर धमकी भी कहते हैं। एक ऐसी बम की धमकी जिससे किसी भी लक्ष्य की कोई पहचान नहीं होती, जिसमें कोई भी विशेष जानकारी नहीं होती और इसकी विश्वसनीयता संदिग्ध होती है, उसे झूठी या हरी ग्रीन धमकी कहते हैं। स्पेसिफिक थ्रेट होने पर ये कदम उठाए जाते हैं। 1. अगर हवाई जहाज में बोर्डिंग शुरू हो गई है तो उसे तत्काल रोक दिया जाएगा। 2. अगर कुछ यात्री हवाई जहाज के अंदर बैठ गए हैं, उन सभी को उनके हैंडबैग के साथ वापस उतार दिया जाएगा और उन्हें टर्मिनल बिल्डिंग में जाने के लिए कहा जाएगा। 3. हवाई जहाज में जो भी क्रू है वो उतरने से पहले किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे
उसके बाद ही हवाई जहाज से उतरेंगे। 4. एक्सरे मशीन पर काम करने वाले स्टाफ को ज्यादा सतर्क रहने के निर्देश दिए जाएंगे। 5. हवाई जहाज को वरिष्ठ स्टाफ के निगरानी में आइसोलेशन बे पर ले जाया जाएगा। 6. बम की धमकी प्राप्त होने के बाद जो भी यात्री आए हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। 7. पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी ताकि हवाई जहाज में लोड किए जा चुके सारे सामान को वापस उतारा जा सके। 8. हवाई जहाज में प्रवेश को कड़ाई से नियंत्रित किया जाएगा। 9. हवाई जहाज में से सभी प्रकार के सामान जैसे होल्ड बैग, रश टैग बैग, कार्गो, मेल, कंपनी स्टोर आदि सभी को उतार दिया जाएगा और 100 मीटर की सुरक्षित दूरी पर रखा जाएगा। 10. हवाई जहाज में लोड किए जा चुके खाने के सारे सामान को भी हाई लिफ्ट पर ही उतार दिया जाएगा और हाई लिफ्ट को 100 मीटर की दूरी पर पार्क कर दिया जाएगा। 11. फर्स्ट एड किट या मेडिकल बॉक्स भी हवाई जहाज से उतार दिए जाएंगे। 12. हवाई जहाज की ईंधन भरना रोक दिया जाएगा। 13. कम से कम लोग, केवल जिनकी आवश्यकता है, वही हवाई जहाज के अंदर जाएंगे। 14. हवाई जहाज की तलाशी ली जाएगी, जिसके लिए एक टीम बनाई जाएगी। इस टीम में BDDS के लोग, DGCA के एयरवर्दीनेस ऑफिसर, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ग्रुप के लोग, एयरलाइन सिक्योरिटी के लोग और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर होंगे। 15. सभी यात्रियों को नए बोर्डिंग पास और नए कैबिन बैग टैग दिए जाएंगे। 16. सभी यात्रियों और क्रू के सदस्यों की भौतिक रूप से तलाशी ली जाएगी। 17. सभी यात्रियों और क्रू के सदस्यों के हैंडबैग की 100% तलाशी ली जाएगी। 18. हवाई जहाज में लोड होने वाले किसी भी सामान की 100% तलाशी ली जाएगी। 19. हवाई जहाज में तलाशी के दौरान यदि कोई भी विस्फोटक या बम बरामद नहीं होता है तो तलाशी लेने वाली पूरी टीम एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट पर साइन करेगी और ये ATC को दिया जाएगा ताकि वो हवाई जहाज को सुरक्षित स्थिति में स्वीकार करें। नॉन स्पेसिफिक थ्रेट होने पर लगभग वही सब कदम उठाए जाएंगे जो कि स्पेसिफिक थ्रेट पर उठाए गए थे, केवल निम्न बिंदुओं में परिवर्तन होगा। 1. हवाई जहाज को आइसोलेशन बे पर नहीं ले जाएंगे और वो एप्रन पर ही खड़ा रहेगा। 2. एयरलाइंस का इंजीनियरिंग स्टाफ ही हवाई जहाज की तलाशी लेगा और इसके लिए अलग से कोई विशेष टीम नहीं बनाई जाएगी। हालांकि BDDS और DGCA के लोग हवाई जहाज के पास ही उपलब्ध रहेंगे। 3. बिना यात्री का कोई बैग या रश टैग बैग हवाई जहाज में लोड नहीं किया जाएगा। 4. लोड किया गया सामान वापस उतारना है या नहीं, इसका निर्णय बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए लेगी। अब हम चर्चा करेंगे बम की धमकी के विरुद्ध किए जाने वाले उपायों की। इससे निपटने के लिए हवाई अड्डे के सभी टेलीफोन यंत्रों में फोन करने वाले व्यक्ति के टेलीफोन नंबर को पहचानने के यंत्र लगाए जाते हैं। बम की धमकी की कोई भी घटना घटने पर स्थानीय समाचार पत्रों में इसका प्रचार किया जाता है ताकि सभी लोग इसके विषय में सतर्क और जागरूक बन सकें। बॉम्ब वार्निंग असेसमेंट फॉर्म की सहायता से बम की धमकी का जल्दी से जल्दी मूल्यांकन किया जाता है ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। हवाई अड्डे के सभी कर्मचारियों को बम की धमकी के विषय में प्रशिक्षण दिया जाता है। समय समय पर बम की धमकी मिलने का झूठा अभ्यास कराया जाए। सूंघने वाले कुत्ते और बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड की तैनाती हवाई अड्डे पर की जाए। हवाई अड्डे पर विस्फोटकों को पहचानने वाले यंत्र लगाए जाएं और विस्फोटक यंत्रों को पहचानने वाले यंत्र लगाए जाएं, जिन्हें इंग्लिश में EDS और EDDS कहते हैं। हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक CTX टाइप की एक्सरे मशीन लगाई जाए। बम की धमकी मिलने पर कुछ सामान्य नियम हैं जिनसे ये तय होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। कोई भी लावारिस वस्तु जिस पर हमें बम होने का शक है उसे नहीं छूना चाहिए और ना ही वहां से हटाना चाहिए। ना ही उसे खोलने का प्रयत्न करना चाहिए।
ना ही उसमें कोई चीज चुभानी चाहिए, ना ही उसे पानी में डुबाना चाहिए। किसी भी वस्तु को उसके रंग रूप के आधार पर स्वीकार नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वो बम छुपे हुए रूप में हो। ऐसी किसी भी वस्तु के पास कोई धातु की चीज ना ले जाएं। ऐसे पैकेट के ऊपर कोई भी तेज रोशनी ना डालें। किसी भी डोरी या तार को ना काटें। ऐसे पैकेट को उठाकर सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में या पुलिस स्टेशन में ना ले जाएं। जब तक ऐसे पैकेट को वहां से हटा नहीं दिया जाता, तब तक किसी को भी वहां प्रवेश ना करने दें। अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। सभी लोगों को तत्काल ऐसी जगह से हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए। सभी दरवाजों और खिड़कियों को खोल देना चाहिए। तत्काल बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाना चाहिए। ऐसी संदिग्ध वस्तु के चारों ओर रेत के बोरे लगा देने चाहिए। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और अस्पताल को भी सूचना देनी चाहिए। ऐसी किसी भी स्थिति में पहले लोगों को वहां से हटाएं, बम को नहीं। इस प्रकार इस कोर्स का छठा और आखिरी मॉड्यूल यहां पर समाप्त होता है। एक छोटी आसान सी 6 प्रश्नों की परीक्षा देने के बाद आप इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। नमस्कार, जय हिंद।